हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी आर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आजकल कंपटीशन का बहुत दौर है और कंपटीशन के समय में जो है तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से फंस रहा है इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सिलेबस के बाहर भी क्वेश्चन आ जाता है, घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि आपको बेहतर से बेहतर जो है तैयारी के लिए क्लास उपलब्ध कराई जाए और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी हमारी क्लास से। हमारे साथ बने रहिए और हम कराते हैं आपके आल एग्ज़ाम की जो है तैयारियाँ, हिंदी सब्जेक्ट की, संस्कृत की और बहुत से मनोविज्ञान की और सब्जेक्ट आल सब्जेक्ट ही हैं समझ लीजिए। और इसके अलावा हमारे चैनल पर चल रही हैं इस समय केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की क्लास, वो भी 12th की। ठीक है, तो वो आप जुड़ना ना भूलें उनसे और हमारे साथ बने रहें, हमें सपोर्ट करें। और चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी हिंदी की क्लास, जो कि है हमारी 30+30 मतलब 30 क्वेश्चंस जो है आपको क्लियर करना है इसमें और अपने माइंड को चेक करना है कि हम कितने जो है हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। आज आपको 30 क्वेश्चन इसमें हिंदी से कराए जाएंगे। सबसे पहले देखिए, जैसा कि क्वेश्चन आपका पेपर जो आता है उसमें जो है नंबर्स दिए होते हैं, तो नंबर के हिसाब से 30 क्वेश्चन आपके होते हैं। यहाँ पर 91 से लेके जो है आपके आगे के 30 क्वेश्चन जो हैं कम्प्लीटली पूरे हिंदी के होंगे, जो आज आपको अध्ययन करना है। और शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है इसमें कि नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यहाँ पर देखिए, जो पद्यांश नीचे दिया हुआ है उसमें 91 नंबर से 96 नंबर तक जो प्रश्न होंगे वो इस पद्यांश को लेके ही दिए गए होंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम पद्यांश का अध्ययन कर लेते हैं कि क्या है। पद्यांश है आपका, हवा चले अनुकूल तो नावें नौ सखिए भी खेल लेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं, मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को, फैला करके हाथ किसी के सम्मुख झुकना आसान है, बहती नदिया से पानी पी प्यास बुझाना आसान है, नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। तो आपकी यहाँ पर 8 लाइन की यह पद्यांश है। इसके अनुसार हमें जो है प्रश्न नंबर 91 से लेके 96 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए, प्रश्न पेपर में आपके पद्यांश और गद्यांश जरूर आते हैं और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जिसमें फ्री के अनुसार जो है मार्क्स मिलते हैं अगर आप उसका उत्तर सही दे देते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है पद्यांश को या गद्यांश जो भी आपका होता है उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसका जो है मनन करना चाहिए कि कभी इसमें जो प्रश्नों में जो है आपको क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न 91 से लेकर 96 तक के। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है कि कवि उन्हें नमन कर रहा है जो। कवि किन्हें नमन कर रहा है? देखिए, दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, या फिर लाखों दीपक जलाते हैं, या लहरों पर नाव चला लेते हैं, या सरल मार्गों पर चलते हैं। तो कवि इनमें से किस पर जो है किसको नमन कर रहा है, आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी कविता थी कि हवा चले तो अनुकूल तो नावें नौ सखिए भी खेल लेते हैं। तो यहाँ पर नमन है चौथी लाइन में, नमन उन्हें हैं जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कवि है उन्हें नमन कर रहा है जो कि दूसरों के प्रेरणा देते हैं और स्वयं मर मिटते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है लास्ट की लाइन जो है आपकी यहाँ पर कविता में दी हुई है कि वही लोग हैं सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। कौन से? जो नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं। सबकी प्यास बुझाते हैं यानी कि सबकी प्यास बुझा रहे हैं, सबको प्रेरणा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और उनको जो है प्रेरणा से आगे बढ़ने के लिए उन्हें अग्रसर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 91 का 1। दूसरों को प्रेरणा देकर जो मरते हैं उन्हें कभी यहाँ पर नमन कर रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं, कविता में बैसाखी का क्या भावार्थ है? कविता में बैसाखी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देखिए
ऑप्शन है आपके 1 महीना, दूसरा है सहारा, तीसरा है सीढ़ी या चौथा है एक फसल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए कविता में साफ दिया हुआ है कि जो बैसाखी उसके लिए कहा गया है, सहज डगर पर लंगड़े भी चल लेते हैं बैसाखी से, यानी कि सहारे से। ठीक है, बैसाखी का सहारा लंगड़े लेके चल लेते हैं सहज डगर पर। तो यहाँ पर बैसाखी का अर्थ होता है आपका सहारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका कविता जो है इसका क्वेश्चन आंसर सही होगा दूसरे नंबर का सहारा। तीसरा देखते हैं, पानी पी प्यास बुझाना आसान है में अलंकार है, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस लाइन में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, उपमा अलंकार है या रूपक अलंकार है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो देखिए बाकी बच्चों, पानी पी प्यास बुझाना, यहाँ पर देखिए पा 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 तीनों वर्ण देखिए आपकी वर्णों की यहाँ पर आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर क्या है आपका अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। अनुप्रासः शब्द साम्य वैषम्यपि स्वरस्यति, यानी स्वरों की जो है समानता जहाँ पर लगातार आती है बार बार, वहाँ पर आपका बार बार जो है पाप पाप पा स्वरों नहीं, जैसे कि बोलने में जो आ रहा है बार बार वर्ण जो आपका उच्चारित होता है एक के बाद एक शब्द में, तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि वर्णों की आवृत्ति होना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समाज सदा उन्हें सम्मानित करता है जो, सदा समाज किन्हें सम्मानित करता है? पहला देखिए, प्यासे को पानी पिलाते हैं उन्हें सम्मानित करता है, या अपने कार्यों से सबका हित करते हैं उन्हें सम्मानित करता है, सदियों तक पूजे जाते हैं जो उनको सम्मानित करता है, या जो नित्य कुएं खोदते हैं उन्हें सम्मानित करता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सदियों तक पूजे जाते हैं उन्हें सम्मानित करना। देखिए आपने जो कविता पढ़ी है अभी उसके अनुसार जो है यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका अपने कार्यों से सबका हित जो करते हैं। ठीक है, जो अपने कार्यों से सबका हित करते हैं उन्हीं को जो है समाज सम्मानित करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा आंसर नंबर 2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो, किनका जीवन आसान नहीं है? जो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं उनका, या जो बैसाखी के सहारे चलते हैं उनका, या परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं उनका, या स्वयं ही अपने लिए साधन जुटाते हैं उनका। किनका जीवन आसान नहीं है? आपको कविता के अनुसार बताना है। तो कविता के अनुसार बच्चों यह आंसर हो जाता है सही यहाँ पर तीसरा, परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं, यानी कि जो है मनुष्य अपने परिश्रम से बीती हुई बहारों को लौटा लाते हैं उनका जीवन आसान नहीं होता। ठीक है, अगला देखते हैं जो कि हमारे काव्य का जो है लास्ट क्वेश्चन है काव्य का। 9 सखिया है, 9 सखिया कौन है? 9 विषय जानने वाला, या नए विषय पढ़ने वाला, नया सिखाने वाला, या नया सीखने वाला। आपको बताना है 9 सखिया कौन है। देखिए बच्चों 9 सखिया से आशय नया सीखने वाले से है, क्योंकि जो उस कार्य को सीखने की शुरुआत करता है जो कभी पहले उसने नहीं किया हो, तो वह उस कार्य में नौसिखिया होता है। तो नॉर्मल सा वर्ड है, हम लोग शायद अपनी व्यवहार की भाषा में भी बोलते हैं कि तुमसे ये काम नहीं हो रहा कि नौसिखिया हो। तो इस प्रकार से जो होता है नौसिखिया शब्द नया सीखने वाले को ही कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन का नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका यहाँ पर दिया हुआ निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। अब यहाँ पर आपका पद्यांश खत्म हो गया है और 97 से 111 तक आपके नॉर्मल क्वेश्चन है विकल्प वाले। चलिए देखते हैं। पूरी पाठ्यचर्या में यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, मैं भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया सकता। अब देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? मूल्य निर्माण, ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण या आकलन निर्माण। आपको बताना है यहाँ पर पूरी पाठ्यचर्या में मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया सकता, या ज्ञान निर्माण की भाषा में भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, या फिर व्याकरण निर्माण की भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया सकता, या फिर आकलन निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया सकता। अब आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो बच्चों यहाँ पर 97 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर सही हो जाता है आंसर नंबर 1, मूल्य निर्माण। जो मूल्य निर्माण होता है
वो जो होता है पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को उसमें अनदेखा नहीं किया जा सकता। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक कक्षाओं की भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि यहाँ पर आपसे आप देखिए पेपर जो दे रहे हैं, आप टेट का दे रहे हैं या सुपर टेट का दे रहे हैं या सी टेट का या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप शिक्षक के नाते आप दे रहे हैं तो आपसे ये नॉर्मली एक व्यवहारिक क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किस बात पर होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन देखिए, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, या फिर बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, या फिर विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, या कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरीके से निर्वाह करना। आपको राइट आंसर देना है इसका कि कौन सा आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए आप भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक सबसे अच्छी भूमिका क्या होनी चाहिए, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों जो है यहाँ पर आपको आंसर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। देखिए बच्चों वाद विवाद के तैयार करने के लिए भी भाषा शिक्षक भाषा विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। सर्वाधिक अंक प्राप्त करना, अंक प्राप्त कर लिए और हमें जो है भाषा हम सिखा नहीं पाए, ये भी चीज़ गलत है। और पाठ्य पुस्तक अच्छी तरह निर्भर करना, पाठ्य पुस्तक निर्भर नहीं करना। हमें सबसे अच्छा जो है बच्चों को भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना है, जिससे बच्चे अच्छे से अच्छा उस चीज़ को सीख सकें। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। देखिए उत्तर देखिए, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, या उसे बिल्कुल अनदेखा करके पढ़ाते रहेंगे। अब यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप एक शिक्षक की तैयारी, शिक्षक पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी क्या भूमिका है, तो उसके लिए आपके मन को पढ़ा जाता है और ये जो है आपकी पेडागोजी में क्वेश्चन फंसता है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला अगर रोहित हिंदी कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है तो शिक्षक को आप शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम उसकी भाषा को बच्चे को से उसकी भाषा सीखने के लेंगे तो अपने मूल्य पाठ्यक्रम से भटक जाएंगे। ठीक है, सिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हम अपनी मातृभाषा में बात करें तो हम क्या करेंगे। तो हमारा ये कर्तव्य है कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे और उसे समझाएंगे पाठ्यक्रम को। ठीक है, तो पढ़ना सीखने के लिए अगला देखते हैं, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, या भाषा की संरचना की समझ। यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर सही हो सकता है। भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, या भाषा की संरचना का समझ। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। देखिए सबसे मेन चीज़ आपका क्या है, मेन चीज़ आपके यहाँ पर ये है कि पढ़ना सीखने के लिए भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल तथा भाषा संरचना की समझ आदि उपकौशल अनिवार्य हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो यहाँ पर अनुमान लगाने का कौशल है वह जो है उपकौशल अनिवार्य पढ़ना सीखने के लिए नहीं है। अनुमान लगाने का कौशल जो है यही आंसर यहाँ पर ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विभाषिक बच्चे, आप बीच में स्पेस दिया हुआ है, विकास सामाजिक सहिष्णुता और स्पेस से दोबारा चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, संज्ञानात्मक या सीमित। एक तरफ ये एक आएगा, दूसरी तरफ दूसरा। दूसरे में देखिए संज्ञानात्मक या विस्तृत, तीसरे में सक्रियात्मक या सीमित, चौथे में सक्रियात्मक या केंद्रित। राइट आंसर देना है आपको द्विभाषिक बच्चे विकास सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास वो अधिक जो है उनका अच्छा होता है और
विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, क्योंकि वो द्विभाषक होते हैं, उन्हें अच्छी भाषाएं, 2 भाषाएं की जानकारी होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 लिपि से परिचय, दूसरा 12 खड़ी से परिचय, तीसरा वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, या चौथा संयुक्त अक्षरों की पहचान। आपको राइट आंसर देना है किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप किसके अभाव में पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 लिपि से परिचय। देखिए सर्वप्रथम पढ़ने के लिए लिपि से परिचय करना अनिवार्य है। अगर आप लिपि से ही परिचय नहीं कर पाएंगे तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि भाषा चिन्ह व प्रतीकों का जो होता है उसमें बंधी हुई होती है। तो आपको सबसे पहले क्या होता है, ये लिपि से परिचय करना पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पर यही सही है कि इस लिपि से परिचय के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है, यानी आगे है। कौन है आगे हैं भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में? जीन प्याजे या स्किनर, चॉम्स्की या वाइगोत्स्की। आपको राइट आंसर देना है कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में सबसे आगे इनमें से किसका नाम है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है चॉम्स्की भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान थी, सार्वभौम व्याकरण के रूप में भाषा जो है बुनी हुई थी, ये इनकी परिभाषा है। तो चॉम्स्की जो है आपके भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ की भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आंसर देखिए यहाँ पर, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं, या वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती हैं, या वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं, या वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। आपको राइट आंसर बताना है इसमें से क्या होगा। देखिए सिद्धार्थ की माँ क्या चाहती हैं कि वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, वह चाहती हैं कि सिद्धार्थ अच्छी तरीके से भाषा को सीख सके, इसलिए वह अपने परिवार के सदस्यों से एक ही भाषा प्रयोग करने के लिए कह रही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है नंबर 2 का, कि जो है सिद्धार्थ की माँ सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, इसलिए वह अपने परिवार में सदस्यों से अनुरोध किया है कि घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे सिद्धार्थ की भाषाई विकास ठीक से हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे, ऑप्शन देखिए, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, या लिखी छिपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें, या 2 अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें, या शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य को पढ़ सकें। प्राथमिक स्तर पर पूछा हुआ है, ठीक है। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, ठीक है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो है बेसिक ज्ञान दिया जाता है, लिखी छिपी सामग्री जो होती है आपको उसका अर्थ समझ सकें, यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? देखिए ऑप्शन देखिए, वर्तनी है, मौलिक विचार है, श्रुत लेख है, या सुलेख है। आपको राइट आंसर देना है, कौन सा आंसर यहाँ पर सही है। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? देखिए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका, बताते हैं, नंबर 3 श्रुत लेख। लेखन क्षमता है ना, श्रुत लेख जो होता है, सुलेख जो होता है, श्रुत लेख अच्छा लेख, ठीक है। लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में श्रुत लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस विधि में अध्यापक बोलता जाता है, छात्र सुनकर अभ्यास पुस्तिका या तख्ती पर लिखता जाता है,
शुद्ध लेख में महत्व लिखावट का नहीं होकर भाषा की शुद्धता का होता है, यानी कि इमला। ठीक है, जैसे कि हम लोग आज बोलचाल की भाषा में कहते हैं इमला लिखो। ठीक है, तो उसे शुद्ध लेख कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण व वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? आंसर ऑप्शन देखिए, रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, या हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, या प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया को जानना। ठीक है, क्योंकि कहानी सुनकर यदि बालक उस पर उचित प्रतिक्रिया देता है तो उससे यह सिद्ध हो जाता है कि बालक ने कहानी को ध्यानपूर्वक सुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाणी होती है, स्पेस है यहाँ बीच में, वाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। अब वाणी क्या होती है? गौण होती है, स्थिर होती है, अस्थायी होती है, ये स्थायी होती है। राइट आंसर आपको बताना है। तो वाणी जो होती है अस्थायी होती है, ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है, और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है? बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आपके, 1, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, या फिर जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। तीसरा, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो, या फिर जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषा पढ़ लिख सकते हूँ। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। बहुभाषी कक्षा का तात्पर्य जो होता है, जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषा पढ़ लिख सकते हूँ। बहु कक्षा से तात्पर्य यह है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, साथ ही कक्षा में सभी विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न भाषाओं से अवगत कराया जाए, जिससे बालकों में एक सौहार्द का भाव जागृत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, संज्ञान के स्तर पर विकसित, स्पेस दिया हुआ है, अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपका, ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता या भाषा क्षमता। संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, भाषा क्षमता। संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला, भाषा शिक्षण को स्पेस संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। किस चीज़ में ना? ऑप्शन देखिए, आर्थिक या सांस्कृतिक, तीसरा नैतिक या बहुभाषी। तो भाषा शिक्षण को किसके संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, बहुभाषी। भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपका गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना है 112 से 20 तक, यानी कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, आगे के तो चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके सम आरंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसके आयोजन के लिए वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी ही पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकार तथा साधनों की लघुता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे को कुटीर धंधे अपने घर से भी आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बनाया जा सकता है। ठीक है,
भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या है जो है, और वो युवाओं की संख्या कैसी है, बेरोजगार है। इस कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनका यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को आश्रय देने से, प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे तथा मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल सकेगा। तो बच्चों, यहाँ पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को जो है लेकर आपका गद्यांश दिया हुआ है। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। किन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं, या जिनसे अल्प लाभ मिलता है, या जो अल्प अवधि तक चलते हैं, या फिर जो कम साधनों से शुरू किए जाते हैं। देखिए, अभी हमने कुटीर उद्योग का पाठ ये गद्यांश पढ़ा है, तो उसमें सबसे राइट आंसर हमें इस क्वेश्चन का यही लगता है कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। जो कम साधनों की से शुरू किए जा सकते हैं वही हमारे लघु उद्योग कहलाते हैं। अगला देखिए, मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आपके, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग करना, या मशीनों का अधिकाधिक निर्माण करना, या मशीनों का अधिकाधिक उपलब्धता, या मशीनों की अधिकाधिक खरीद। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था, मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है? मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग, मशीनों का अधिकाधिक निर्माण, या मशीनों का अधिकाधिक उपलब्धता, या मशीनों की अधिकाधिक खरीद। तो हमने लघु उद्योग वाला पाठ पढ़ा था। इसके अनुसार हमारा मशीनीकरण से तात्पर्य होता है मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला देखिए, लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके, या मशीनीकरण का विरोध किया जा सके, या लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, या समय का सदुपयोग किया जा सके। तो हमने जो पाठ पढ़ा था उसके अनुसार ऑप्शन यहाँ पर ठीक सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? ऑप्शन देखिए, क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता, या फिर क्योंकि यहाँ पर कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में हैं, या क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की जरूरत है। चूँकि लघु उद्योग कम पूंजी में हो जाते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर भारत जैसे देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए यहाँ पर आंसर सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। अगला देखिए, विषमता का विपरीत अर्थ है। विपरीत अर्थ क्या है? सामान्यता, समानता, असमानता, या प्रतिकूलता। तो विषमता का विपरीत अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर 2 समानता। समृद्ध शब्द में भाव है। समृद्ध शब्द में कौन सा भाव है? समर्थन होने का, रोजगार पाने का, खुशहाल होने का, या धनी होने का। तो यहाँ पर प्रस्तुत जो आपका गद्यांश दिया हुआ है उसके अनुसार जो है समृद्ध शब्द का जो भाव है वह धनी होने से है। अगला देखिए, अल्पता शब्द है। अल्पता शब्द है कौन सा? तत्सम शब्द है, देशज शब्द है, विदेशी शब्द है, या तद्भव शब्द है। तो अल्प शब्द जो होता है, अल्प तथा अल्पता दोनों तत्सम शब्द हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, जो कि त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 तत्सम शब्द। अल्पता जो है आपका तत्सम शब्द है। अगला देखते हैं, गद्यांश के अनुसार कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है? भिन्न शब्द युग्म बताना है। भारी भरकम, माता पिता,
पशु पक्षी या दिन रात? आपको राइट आंसर बताना है। देखिए, माता पिता यहाँ सही है, पशु पक्षी सही है, दिन रात सही है, भारी भरकम यहाँ पर, भरकम जो है निरर्थक शब्द है यहाँ पर, तो ये जो है इन शब्द युग्मों से भिन्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है, क्वेश्चन आंसर नंबर 1 भारी भरकम। ठीक है, देखिए माता पिता दोनों सार्थक शब्द हैं, पशु पक्षी दोनों सार्थक शब्द हैं, दिन रात दोनों सार्थक शब्द हैं, और भारी भरकम इसमें एक निरर्थक शब्द है। तो ये शब्द युग्म जो है शेष से भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट। गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का क्या भाव है? तो गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का क्या भाव है? नियुक्ति करना, अनुमोदन करना, स्वीकृति देना या संरक्षण देना। तो गद्यांश के अनुसार जो है समृद्धि का अर्थ होता है हमारा ऑप्शन नंबर 4 संरक्षण देना। तो यहाँ पर आपके बच्चों 30 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हुए। तो बच्चों यहाँ पर हमने जाने हिंदी से जुड़े हुए 30 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस थे आपके, ये आपके परीक्षा जो हुई थी आपकी सीटेट की सितंबर 2016 में, उसके जो है 30 क्वेश्चन हिंदी के थे, हमने जिनका अध्ययन करा। और हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और जैसा कि आपको बता दूं कि हमारे जो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें बहुत सी जो है आपको जानकारी दी हुई है। इसमें हिंदी की क्लासेस, संस्कृत की क्लास, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की और अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी इसमें चल रही हैं और इसकी वीडियो आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, फिर मिलते हैं।